प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर अमराराम वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। सबसे पहले बीए पाठ प्रथम में हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक भारतीय अतीत की अवधारणाएं। प्रारंभिक भारतीय अतीत की अवधारणाएं, उसमें हम इस पाठ में पढ़ेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भू आकृतिक विभाजन, दूसरा भारतीय अतीत के विभाजन की रूपरेखा, तीसरा हम पढ़ेंगे प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती व्याख्याएं और चौथा पढ़ेंगे नवीन इतिहास लेखन और अलिखित इतिहास। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या पढ़ रहे हैं भारतीय अतीत की अवधारणा, जिसमें पढ़ रहे हैं हम भारत के बारे में, यानी भारत का नामकरण कैसे हुआ। पुराणों में अंडाकार ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई है, जो ऊर्ध्वाधर रूप से स्वर्गलोक, मृत्युलोक एवं पाताल लोक में विभाजित है ना, यानी लंबवत रूप से स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। पृथ्वी की संकल्पना एक समतल चकली के रूप में की गई है, जिसमें भूखंड के 7 सकेंद्रीय मंडलक हैं, जिनके बीच में क्रमशः खारा पानी, चाशनी, मद्य, घृत, दही, दुग्ध, शुद्ध पानी के सागरों का अस्तित्व है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। जम्बू द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है, जिसका दक्षिणी भाग भारतवर्ष कहलाता है, जिसके ठीक मध्य भाग से स्वर्णमेरु पर्वत श्रृंखला का उदय होता है। इसके भारतवर्ष नामकरण के पीछे लगाए जाने वाली बहुत से अनुमानों में एक मत है कि भारत कहे जाने वाले लोग दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न प्रसिद्ध पुत्र भरत की संतति है, यानी जो भारत के जो लोग हैं वह दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न उनके पुत्र भरत की संतान हैं। इस प्रकार पुराणों में भूगोल और सृष्टि वर्णन का अद्भुत सम्मिश्रण देखा जा सकता है। भारतवर्ष यानी भारत के विषय में पौराणिक मान्यता है कि यह 9 खंडों में बटा हुआ है, जो परस्पर समुद्रों द्वारा पृथक होता है, किंतु इसके पर्वतों, नदियों, अन्य स्थानों जिसमें कुछ पहचान की जा सकती हैं का उल्लेख देकर ऐसा लगता है कि इन ग्रंथों के रचनाकार किन ग्रंथों के, पुराणों के, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों से परिचित थे और इन्हें एक ही सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखते थे। ऐसा माना जाता है कि पुराणों के जो रचनाकार हैं वो भारत के भूभागों से परिचित थे और वो भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखते थे। तो भारत के नामकरण के साथ ही और आगे बढ़ रहे हैं, यानी एक तो नामकरण ये है, भारत कैसे पड़ा कि शकुंतला और दुष्यंत से उत्पन्न पुत्र भरत की संतान होने के कारण, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इसके अलावा और भी कुछ नामकरण से संबंधित प्रमुख बातें हैं, वो है इस प्रकार है। बाहरी दुनिया के लिए सिंधु नदी इस उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है तथा वहाँ से यह 3200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपजाऊ मैदानों से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इंडिया, हिंदू तथा हिंदुस्तान जैसे शब्दों की उत्पत्ति इसी नदी के नाम से जुड़ी है, यानी भारत के बाहर के लोग भारत को सिंधु नदी के नाम से जानते हैं और सिंधु नदी से ही इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन चीनी स्रोत इस भूमि को सैनतूक कहते हैं। ग्रीक ग्रंथों में इसे इंडिया कहा गया है, जबकि फारसी अभिलेख में हिंदू को डेरियस के अकमनी राजा के साम्राज्य का हिस्सा माना गया है। प्रारंभिक रूप से ये सभी शब्द सिंधु नदी की निचली घाटी के लिए प्रयुक्त होते थे, किंतु कालांतर में यानी समय के साथ इन शब्दों को वह भौगोलिक अर्थ प्राप्त होने लगे। मेगस्थनीज, जिसने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत की यात्रा की थी, उसने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। किसने? मेगस्थनीज ने। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया? वो किया मेगस्थनीज, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आए थे। अरब और ईरान के स्रोतों में भारत की संपूर्ण भूमि के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को अति प्राचीन काल से एक
भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखा जाता रहा है, जबकि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे राष्ट्रों का अस्तित्व उसकी तुलना में अति आधुनिक है। यानी पहले ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के भाग थे और सभी एक भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में माने जाते थे, लेकिन बाद में ये सब अलग देश बन गए, जो हाल ही की बात है। यही कारण है कि जब भी दक्षिणी एशिया के समेकित प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना हो, तब आधुनिक राजनीतिक विभाजनों को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के विविध घटकों को एक सांस्कृतिक पटल पर देखा जाना आवश्यक हो जाता है। यानी संपूर्ण भारतवर्ष को एक तरह से कई देशों के साथ माना जाता है। उपमहाद्वीप को भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास वस्तुतः इसे विभिन्न क्षेत्रों एवं अंतर क्षेत्रों के बीच हुए परस्पर संपर्क एवं समन्वय का इतिहास है, जिनके बीच मौर्य, मुगल और ब्रिटिश साम्राज्यों के शीर्ष बिंदुओं पर समय समय पर राजनीतिक एकीकरण भी स्थापित किया जा सका है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो जिसमें हम भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे राष्ट्रों का इतिहास भी सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि सभी पहले भारतीय उपमहाद्वीप की ही इकाइयाँ थी। लेकिन ये हाल ही में क्या हुआ, सब अलग अलग देश बन गए राजनीतिक रूप से। तो भारत का जो इतिहास है वह विभिन्न क्षेत्रों तथा अंतर क्षेत्रों के बीच परस्पर संपर्क और समन्वय का इतिहास है, जिसमें कुछ वंशों ने, जैसे मौर्य वंश, मुगल वंश या ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के समय समय पर राजनीतिक एकीकरण का प्रयास किया था। अब आगे पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा भारत का नामकरण किस तरह से हुआ, या भारत का इतिहास किस तरह से हम जानने का प्रयास करते हैं। अब आगे पढ़ रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भू आकृतिक संगठन, जिसमें देखते हैं हम पहले पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं तो सुनिश्चित हैं, किंतु इसके भीतर विलक्षण पर्यावरणीय विविधताएं उपस्थित हैं। यानी प्राकृतिक सीमाएं तो हैं, लेकिन इन भारत के उपमहाद्वीप के भीतर भी पर्यावरणीय विविधता हैं। हालांकि समान अक्षांश पर उपस्थित अन्य क्षेत्रों से यहाँ के मौसम की समानता देखी जा सकती है, परंतु हिमालय एवं पश्चिम घाट के द्वारा यहाँ बहुत विभिन्नता देखी जा सकती हैं। यानी समान अक्षांश पर एक समान मौसम है, जलवायु है, लेकिन हम देखते हैं कि हिमालय स्तर पर जो ये उत्तर में है और पश्चिमी घाट जो खंपात की खाड़ी से लगाकर मन्नार की खाड़ी तक है, उसमें क्या है, विविधताएं हैं। हिमालय जहाँ एक और उत्तर से चलने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है और जाड़े के मौसम में सिंधु गंगा के मैदान की रक्षा करता है। सिंधु गंगा मैदान पश्चिम से लगाकर पूर्व तक। दूसरी ओर गर्मी के मौसम में वर्षा धारण करने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को भी अपने पार नहीं जाने देता। इस प्रकार उपमहाद्वीप के अधिकांश भूखंड को दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा उपलब्ध होती हैं। केवल उत्तर पश्चिमोत्तर भाग और श्रीलंका को सर्दी के महीनों में वर्षा उपलब्ध होती हैं, जिसे मावट के रूप में हम जानते हैं। तो यानी हिमालय का महत्व दो तरह से है। एक तो जाड़े के यानी सर्दी ऋतु में हिमालय के उस पार से बर्फीली हवाओं को आने से रोकता है हिमालय। दूसरा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को, जो दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भी जाना जाता है, उनको हिमालय से उस पार जाने से भी रोकता है। तो ये मुख्य काम है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला इस महाद्वीप का सीमाकरण करती है। उत्तर में हिमालय क्या करती है, सीमांकन करती हैं। जिसकी उत्पत्ति भूगर्भ शास्त्रीय संदर्भ में काफ़ी नई मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत के रूप में देखी जा सकती है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इसलिए यह क्षेत्र भूगर्भिक दृष्टि से स्थिर नहीं है, यानी यदा कदा यह भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। हिमालय को पृथक पृथक विशेषताओं वाली पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी भागों में बांटा जा सकता है। यानी हिमालय जो उत्तर में है भारत के, उसको भी अलग अलग
भागों में, चाहे पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय या पूर्वी हिमालय में बांटा जा सकते हैं। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत और बलूचिस्तान की शुष्क पठारी भूभाग वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। हालांकि यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से कुछ एक नदी घाटियों को छोड़कर कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन इनकी घाटियाँ और दरों से गुजरने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसके द्वारा उपमहाद्वीप पश्चिम से अतीत काल से जुड़ा रहा। यानी हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में जो सीमावर्ती प्रांत और बलूचिस्तान के शुष्क पठारी भूमि है, जहाँ कुछ एक कृषि की दृष्टि से नदी घाटियाँ हैं, लेकिन यहाँ की घाटियाँ और दरों से गुजरने वाले मार्गों से यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी उत्तर पश्चिम से संपर्क इसी क्षेत्र से होकर होता है। इसके अलावा देखते हैं तो ये तो रही हिमालय की बात। अब बात होते हैं राजस्थान के थार मरुभूमि में और अधिक शुष्क परिस्थितियाँ हैं, जहाँ के अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठार और बलुई टिब्बे या टीले इस पूरे पठारी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। उत्तर पश्चिमी पर्वत श्रृंखला तथा थार मरुभूमि के क्षेत्र में सिंधु नदी से प्लावित यानी फैले बना हुआ सिंधु प्रांत एक भौगोलिक अपवाद कहा जा सकता है। इस नदी का उत्तरी हिस्सा तिब्बत और लद्दाख में पड़ता है, जहाँ से अपनी अनेक सहायक नदियों के साथ ये भारत और पाकिस्तान के पंजाब को अति उर्वर बनाता है। यानी सिंधु जो उत्तर पश्चिम जो तिब्बत पठार से निकलती हैं कैलाश मानसरोवर के पास से और 3200 किलोमीटर बहती हुई पाकिस्तान से होके अरब सागर में गिरती हैं, तो उस दौरान पाकिस्तान में एक उर्वर मैदान बन जाता है सिंधु और उनकी सहायक नदियों से। सहायक नदियाँ कौन? सतलज, रावी, चेनाब, व्यास, इस तरह से ये सिंधु नदी, ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये इस तरह से। आगे जहाँ से अपनी अनेक सहायक नदियों के साथ वो भारत और पाकिस्तान के पंजाब को अति उर्वर बनाती हैं। सिंधु नदी के पूर्व में एक समय की मैती धारा गगर हाकरा एक संकुचित नदी के रूप में प्रवाहित होती थी। अब बात करते हैं गंगा और इसकी सहायक नदियों से निर्मित उत्तर भारत का विशाल जलोढ़ मैदान इस महाद्वीप की दूसरी महत्वपूर्ण भौगोलिक इकाई है। मैदान का पश्चिमी हिस्सा दोआब के रूप में प्रसिद्ध है। गंगा जमुना दो नदियों के बीच की भूमि, दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच की भूमि को। मैदान का मध्य भाग वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार प्रांत का भाग है, जबकि मैदान का पूर्वी हिस्सा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आधुनिक पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश का हिस्सा है। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदानी इलाकों को प्रायद्वीप भाग से पृथक करती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला कौन सी? ये विंध्य पर्वत श्रृंखला जो उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय भारत को क्या करती हैं? अलग करती हैं। फिर आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। विंध्य पर्वत श्रृंखला में जबकि अरावली की पहाड़ियाँ थार मरुभूमि को मध्य भारत से पृथक करती है। ये थार अरावली जो श्रृंखला है जो मध्य भारत को थार मरुभूमि, ये थार मरुभूमि है, ये थार महान हिंद रेगिस्तान थार मरुभूमि से। मालवा का पठार अपनी दो प्रमुख नदियों नर्मदा और तापी के साथ अरावली और मध्य भारतीय पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। मालवा का पठार जो है वह दो प्रमुख नदियों नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी, ये इधर नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है, और दूसरी है ताप्ती नदी। इन दोनों के बीच में मालवा का पठार है और मध्य के साथ अरावली और मध्य भारतीय पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत एक जो प्रायद्वीपीय भारत है वो इस तरह से है जो विंध्य पर्वत श्रृंखला से दक्षिण में लगाकर वो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत है। पुरातन और अपेक्षाकृत भूगर्भीय स्थायित्व की भूमि है। प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय भारत का भूदृश्य पठारों, मैदानों और उर्वर नदी घाटियों से भरा पड़ा है। यानी जो प्रायद्वीपीय भूदृश्य है कई पठार हैं, कई मैदान हैं, कई उर्वर नदी और घाटियां हैं, भरा पड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार है, कहाँ है? दक्कन का ये पठार, ये दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में है महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेनार, कावेरी हैं। यानी ये महानदी, ये गोदावरी नदी,
ये कृष्णा नदी और ये पेनार नदी और ये कावेरी नदी, ये सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा दक्कन का पठार है, जिसका निर्माण अत्यंत प्राचीन ज्वालामुखी से बाहर आए लावा से हुआ है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाटों से परे समुद्र के संकीर्ण तटीय मैदानी हिस्सों को क्रमशः कोरोमंडल और मालाबार कोंकण कहते हैं। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में ये जो पठार के आगे जो समुद्र और पठार के बीच में जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है उनको प्राय कोरोमंडल पूर्व में कोरोमंडल कहते हैं और पश्चिम में मालाबार कोंकण कहते हैं। ये कर्नाटक के और गोवा के आसपास के कोंकण तट और उसके दक्षिण में केरल तक मालाबार तट कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत के सुदूर दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डमम हिल अवस्थित हैं, जो मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका द्वीप से अलग होता है। ये मन्नार की खाड़ी है जिससे श्रीलंका द्वीप द्वारा अलग होती है। यहाँ पर वो पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डमम हिल पहाड़ियाँ हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का अस्तित्व कभी भी पृथक इकाई के रूप में पृथक नहीं रहा है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही पहाड़ों, नदियों, क्षेत्रों में होते हुए प्राकृतिक रूप से तथा मानवीय प्रयासों से बने हुए मार्गों के माध्यम से इन क्षेत्रों के आदान प्रदान होता रहा। यानी ये हम देखते हैं कि जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका भी वो अस्तित्व उनका पृथक रहा हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मानव शुरू से ही पहाड़ों, नदियों और क्षेत्रों से होते हुए प्राकृतिक रूप से या मानवीय प्रयासों से इन बने मार्गों के माध्यम से आदान प्रदान होता रहा। हिमालय को पार करने के लिए मुख्य रूप से बोलन, गोमल और खैबर दर्रे का प्रयोग होता रहा। भारतीय उपमहाद्वीप को चीन, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया तथा यूरोप से जोड़ने के लिए बहुत सारे स्थल मार्गों का जाल सा बिछा हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा में अनादिकाल से मछली पकड़ने वाले और नाविक समुदाय निवास करते आ रहे हैं और भारतीय उपमहाद्वीप का संबंध इन तटीय हिस्सों से हिंद महासागर के बड़े संसार का हिस्सा रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और फारस की खाड़ी भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्य मानव जीवन शैली को हमेशा से प्रभावित करती रही है। यह प्रभाव किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके जीवन शैली में भी विरूपित होता है। किसी क्षेत्र के मौसम, मिट्टी और प्राकृतिक संसाधन वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन निर्वाह की शैली, आवास संरचना, जनसंख्या घनत्व, व्यापार को प्रभावित करते हैं। किंतु दूसरी ओर मनुष्य अपने प्रयासों से अपने पर्यावरण को रूपांतरित या बदलने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि किसी विशिष्ट पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य में मानवीय अतीत का अध्ययन सांस्कृतिक विकास के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के साथ रह रहे अंतर संबंधों के अध्ययन में सहायक होता है। हालांकि हम जानते हैं कि पर्यावरण का अपना भी इतिहास रहा है और वर्तमान में उपमहाद्वीप वातावरण में अतीत की अपेक्षा बदली हुई परिस्थितियों में हुए परिवर्तन को समझा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि इतिहास के पाठ्यक्रम में भूगोल के अध्ययन का क्या महत्व है या भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भूआकृतिक संगठन को पढ़ने से क्या मतलब है। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, हम ये जानने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि भारत के भूआकृतिक संगठन या उस क्षेत्र विशेष का भूगोल लोगों के बौद्धिक विकास में, उनकी जीवन शैली में, उनके जीवन निर्वाह में, जनसंख्या के घनत्व को, व्यापार को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। और लोगों की दूसरी ओर कुछ मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव को भी रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। तो क्षेत्र विशेष का इतिहास उस क्षेत्र के भूगोल से निश्चित रूप से प्रभावित होता है। धन्यवाद।